चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज़ फ्रस्टम। ये एक स्पेशल केस है कोन का। लेट्स से अपने पास कोई एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक, मतलब ये हुई बर्थडे वाला टोपा है जो लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, जो इस तरह से रखा हुआ है टोपा, तो मैंने इसके बेस के पैरेलल एक कट मार दिया। बेस के पैरेलल मैंने एक कट मार दिया इस तरह से, ये इस तरह से कट गया। तो ये भी ऊपर की तरफ भी एक कोन बनेगा, राइट। ये बड़ा कोन होगा, उसमें से कट मारा तो ऊपर एक छोटा कोन हो गया, और नीचे देखना क्या बचेगा, ये ऊपर तो एक छोटा कोन रह गया और नीचे ये ऐसी कोई शेप बन जाएगी, राइट। कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। तो ये तो स्मॉल कॉन हो गया, ये तो अपन जानते हैं कौन है। और ये जो शेप बनी इसे कहते हैं फ्रस्टम। इसे क्या कहते हैं, फ्रस्टम। तो जैसे अगर आप समझना चाहो एग्जांपल, जो अपने घर में बकेट होती है इस शेप की, वी शेप की, ठीक है, वो एक फ्रस्टम का अच्छा एग्जांपल है। अगर आप यू शेप वाली देख रहे हो ना ऐसे परफेक्ट, वो वाली नहीं, वी शेप वाली। जो पुरानी बकेट्स देखोगे आप, जो मेटल की आती थी, लोहे की, तो वो कैसी होती थी, इस शेप की, जिनके ऊपर आप थोड़ी हैवी भी होती थी उठाने के लिए, जो कुएं में डालते थे, या फिर अगर कहीं पंगत में जिमने जाओ तो वहाँ पे जो सर्विंग के लिए जो स्टेनलेस स्टील की बकेट्स यूज़ होती हैं जिसमें सब्जी और दाल वगैरह होती है, तो वो भी क्या वी शेप की होती है। तो वो अच्छा एग्जाम्पल है एक फ्रस्टम का, ठीक। तो ये चीज़ हमें समझ में आई, फ्रस्टम क्या शेप हुई। हमने कोन को क्या किया, उसके बेस के पैरेलल एक, मान लीजिए इरेजर कटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक प्लेन से मैंने कट कर दिया, तो ये दो शेप बन गई। एक तो ऊपर छोटा कोन आ गया और नीचे बन गया फ्रस्टम। तो अब देखो फ्रस्टम में मैं क्या चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ। ये ऊपर एक सर्कुलर सरफेस है और नीचे भी एक सर्कुलर सरफेस है, ठीक। लेट से इसकी रेडियस है R2 और लेट से इसकी रेडियस है R1, ठीक। इस फ्रस्टम की हाइट ले लेते हैं h और इसकी स्लांट हाइट ले लेते हैं L। अब बेसिकली ये क्या है, एक कोन का पार्ट ही तो है, तो एक इमेजिनरी कोन तो बना सकते हैं ना ऊपर। इसकी हाइट ले लेते हैं, इस इमेजिनरी कोन की हाइट h1 और स्लांट हाइट ले लेते हैं L1। तो अगर मैं इसको 2D में देखना चाहूँ तो 2D में क्या बनेगा, ये एक ट्राइंगल ही तो है जिसको मैंने ऐसे कट कर दिया, ठीक। तो ये हाइट कितनी बता रहा है वो h1, ये लेंथ कितनी बता रहा है L1, ठीक। ये लेंथ है L और ये हाइट है h, ये लेंथ है R1 और ये लेंथ है R2 और ये लेंथ है R1, ठीक। ये बेसिकली अगर 2D में देखना चाहूँ तो कुछ ऐसी शेप बनेगी। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमने क्या किया, एक कट मार दिया। तो बाय BPT क्या हम कह सकते हैं, h1 अपॉन h प्लस h1, मतलब दिस अपॉन कंप्लीट इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L प्लस L1, ठीक है। फिर R2 अपॉन R1, ये चीज़ आ जाएगी R2 अपॉन R1। इस ट्रायंगल में दोबारा ध्यान से देखो, ये जो हाइट है h1, ये हाइट है h, तो h1 अपॉन h प्लस h1, ऐसे ही L1 अपॉन L प्लस L1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, ठीक। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो देख, या फिर इसमें कहते हैं लेट्स से डिविडेंडो लगाते हैं, तो डिविडेंडो लगाया तो क्या आया, h1 अपॉन h प्लस h1 माइनस h1 इक्वल्स टू L1 अपॉन L प्लस L1 माइनस L1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 माइनस R2। मैंने उल्टा इसलिए लिख दिया तो माइनस आ जाएगा, सभी में माइनस कॉमन आ जाए तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो क्या होना चाहिए h1 माइनस h प्लस h1, पर मैंने उसको उल्टा लिख दिया कि सभी में माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। सो h1 से h1 कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल, तो क्या आ गया h1 अपॉन h इक्वल्स टू L1 अपॉन L इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 माइनस R2, एंड लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू K। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया है यहाँ से, यूजिंग सिमिलैरिटी। यही तो होता है सिमिलैरिटी, ये तो कहता है, या फिर BPT कह सकते हैं, या सिमिलैरिटी कुछ भी आप लगा लो। BPT लगाई तो भी ये आ जाएगा, सिमिलैरिटी लगाई तो भी यही आएगा, ठीक। मैंने इसको एक कांस्टेंट अज्यूम कर लिया कि ये मुझे अभी यूज़ लेना है, ठीक है। तो अब ये जो फ्रस्टम बना है मेरा, चलो ये शेप में हटा देता हूँ, बस ये रिजल्ट मैं भी अपने पास रखता हूँ। ये रिजल्ट क्या है मेरे पास, h1 अपॉन h इक्वल्स टू L1 अपॉन L
इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 माइनस R2, और जिसको हमने एज्यूम किया है K। ठीक, अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम की, CSA ऑफ फ्रस्टम। अगर हम बात करें फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, इसी पार्ट की बात कर रहे हैं अपन, ये जो सरफेस एरिया है। और अब देखो कि इस पार्ट का अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करूं, इस बड़े कोन में से इस छोटे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस कर दूं। मतलब जो पूरा बड़ा कोन था उसमें से ऊपर वाला जो छोटा कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हटा दिया, तो नीचे वाले का तो कर्व्ड सरफेस एरिया बचा अपने पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, पाए बड़े वाले की रेडियस कितनी है R1, और स्लांट हेड क्या है L प्लस L1। L तो सिर्फ इतनी है, ये पूरी L प्लस L1 है। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, पाए R2, इस छोटे वाले की रेडियस कितनी है R2, सो पाए R2 L1। ये चीज माइनस होगी, इस ऊपर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाए R क्या है 2 और L क्या है 1, तो पाए R2 L1। और बड़े वाले का क्या है, पाए R1 इंटू L प्लस L1। तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये फ्रस्टम वाला पार्ट ही बचेगा मेरा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ तो क्या आएगा, पाए R1 L प्लस पाए R1 L1 माइनस पाए R2 L1। ठीक, इन सब में कॉमन क्या है पाए, तो पाए बाहर लिख लिया, R1 L प्लस इन दोनों में देखना क्या कॉमन है L1, फिर अंदर क्या बचा R1 माइनस R2। ठीक, अब देखना यहाँ से R1 माइनस R2 अगर मुझे निकालना हो तो R2 अपॉन R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू K। तो R1 माइनस R2 क्या आ जाएगा, R2 अपॉन K। तो R1 माइनस R2 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए L1। अब देखना L1 अपॉन L इक्वल्स टू K, तो यहाँ से L1 क्या आ जाएगा K इंटू L। ठीक, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, देखना तो आगे क्या आएगा, पाए R1 L प्लस L1 की जगह क्या लिखा K डॉट L, और R1 माइनस R2 की जगह क्या लिखा R2 अपॉन K। K से K कैंसिल हो गया। अब देखना इन दोनों में कॉमन क्या है L, तो पाए L और ब्रैकेट में क्या आ गया R1 प्लस R2। सो दैट्स CSA ऑफ फ्रस्टम। तो अगर ऐसे देखना चाहो CSA ऑफ फ्रस्टम, मतलब अब मैं छोटा सा फ्रस्टम वाला पार्ट बना देता हूँ तो आपको देखने में भी आसानी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से इसकी रेडियस है R2, हाइट है H, इसकी रेडियस है R1 और ये स्लांट हाइट है L। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इस फ्रस्टम का पाई L इंटू R1 प्लस R2। अपन तो जानते हैं ना CSA क्या होता है कौन का, पाई RL। तो यहाँ पे R की जगह क्या लिखेंगे, इन दोनों रेडियस का सम R1 प्लस R2। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसा है। ठीक, अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें, इसका टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करना होगा, इसमें एक तो इस सर्कल का एरिया और एक इस सर्कल का एरिया, ये दोनों ऐड कर देंगे। ठीक है, इस सर्कल का एरिया मतलब टॉप सरफेस तो ये है और बॉटम सरफेस ये है, अनलेस इट इज़ हॉलो। अगर हॉलो है तो CSA और TSA इक्वल होगा। तो यहाँ पे TSA क्या लिख लेंगे, चलो इसको इरेज कर देते हैं, साइड में लिख लेंगे अभी अपन। तो TSA क्या हो जाएगा फ्रस्टम का, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आ गया R1 प्लस R2, फिर इसका एरिया ये क्या है सर्कल है तो पाए R2 स्क्वायर प्लस इसका एरिया पाए R1 स्क्वायर। सो दैट्स TSA ऑफ फ्रस्टम। ठीक, TSA ऑफ फ्रस्टम। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि CSA कैसे आया और TSA कैसे आया। ठीक है, अब चलो वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम का भी इतना ही बड़ा डेरिवेशन है। चलो अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम देखते हैं। तो वॉल्यूम देख लेते हैं पहले। वॉल्यूम क्या हो गया, अब ये जो बड़ा कोन है इसमें से इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा फ्रस्टम का वॉल्यूम। ठीक है, तो बड़े वाला जो अपना कोन है उसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाए R कितना है 1 स्क्वायर इंटू H। H क्या है H प्लस H1 माइनस छोटे वाला कोन का माइनस करना है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाए, इसकी रेडियस देखना कितनी है
R2 और हाइट कितनी है h1, सो पाए R2 स्क्वायर h1। ठीक, अब मैं इसमें से 1/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ। अब देखना अंदर क्या बचा मेरे पास, R1 स्क्वायर h प्लस R1 स्क्वायर h1 माइनस R2 स्क्वायर h1। ठीक, अभी जो अपन ने कंक्लूजन निकाला वो क्या था, h1 अपॉन h इक्वल्स टू L1 अपॉन L इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 माइनस R2 इक्वल्स टू K। तो ये अपना इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो हमने यूजिंग बीपीटी या फिर सिमिलैरिटी कह सकते हो उससे कंक्लूड किया था। ठीक, उसको यूज करने वाले हैं यहाँ पे वापस। तो 1/3 पाई तो एज इट इज लिख लिया मैंने। अब देखना R1 स्क्वायर h एज इट इज लिख लिया, इन दोनों में कॉमन क्या है h1, अंदर क्या बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो अब देखना इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी a प्लस बी में ब्रेक कर सकता हूँ। सो 1/3 पाई R1 स्क्वायर h प्लस h1 इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। अब वापस R1 माइनस R2 यहाँ से देखें तो R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा अपना R2 अपॉन के, और H1 और चाहिए, H1 देखें तो क्या आ जाएगा, H1 विल बी इक्वल्स टू एच के। ठीक, H1 विल बी इक्वल्स टू एच के। तो मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 1/3 पाई इक्वल्स टू R1 स्क्वायर h प्लस एच के इंटू R1 प्लस R2 तो एज इट इज लिख लेता हूँ क्योंकि ये तो अपने पास है नहीं, इसको तो कहीं से ला नहीं सकते, तो एज इट इज छोड़ दिया। R1 माइनस R2 वो कितना आ गया R2 अपॉन के, सो R2 अपॉन के। अब देखना k से k कैंसिल, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया h, तो h में बाहर ले लेता हूँ 1/3 पाई h, अंदर देखना क्या बचा R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 एंड R2 स्क्वायर, तो प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, दैट्स वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक, तो अगर रिलेट करना चाहो कोन के साथ तो CSA क्या होता है अपना पाई RL, तो यहाँ पे R की जगह क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक, फिर अगर वॉल्यूम देखना चाहो, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर h, तो 1/3 पाई h तो एज इट इज आ गया। ठीक, अंदर क्या आ जाएगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर एंड R1 R2, जस्ट रिलेट करने के हिसाब से। ये नहीं है कि ये h और ये h और ये L सेम है, बस आप रिलेट कर रहे हो कि भाई हमें जो फॉर्मूला याद था पाई RL, तो पाई RL में सिर्फ हमने R को चेंज किया R1 प्लस R2 से, और यहाँ पे जो h है वो तो कोन का h है, और यहाँ पे जो h है वो एज इट इज है, और R स्क्वायर की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया हमने। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा फ्रस्टम का CSA, फ्रस्टम का TSA एंड फ्रस्टम का वॉल्यूम। और बेसिकली फ्रस्टम है क्या चीज़, एक बकेट टाइप शेप है। मान लीजिए कोन को ही अपन ने कन्वर्ट किया है, उसमें कोन को कट किया पैरेलल टू इट्स बेस, तो हमारा जो बना शेप वो फ्रस्टम है। दो शेप बनेंगी, एक कोन बनेगा एक फ्रस्टम बनेगा, जैसे ऊपर वाला एक कोन हो गया नीचे वाला फ्रस्टम हो गया। ठीक, तो इस फ्रस्टम में अगर आपके पास ये बेसिक कोई शेप दे दी और सीधा उसमें इनकी वैल्यू दे दी R1 R2 H और L, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके वॉल्यूम या CSA निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको फ्रस्टम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या दे रखा, अ होलो पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। अब जब डायमीटर की बात करिए तो इसी से हमें समझ में आना चाहिए कि ये किस शेप में होना चाहिए, एक सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक, तो इट्स एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ पाइप इफ इट्स थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। तो मतलब लेट्स से अपना ये कोई पाइप है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि थिकनेस की बात करिए ऐसा ही कुछ होना चाहिए पाइप, राइट, कि उसका कुछ एक्सटर्नल डायमीटर होगा एक इंटरनल डायमीटर होगा। अब बीच में कोई भी फिलिंग डाल दी आपने, उससे अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, बीच में कोई फिलिंग है। ठीक, वो फिलिंग क्या है, यहाँ पे मेटल है, ज़रूरी नहीं हमेशा मेटल हो, एयर भी डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ तो अपन ने मेटल रखा है, तो कई पाइप्स आपने देखे ना मोटे मोटे पाइप्स, तो उसमें बाहर का डायमीटर अलग होगा और अंदर का डायमीटर, एक रिंग शेप बनेगी हमेशा। अगर सामने से देखोगे तो हमेशा एक रिंग शेप बनेगी। ठीक, तो अब देखो उसमें क्या पूछा है, फाइंड द वेट। तो वेट निकालने के लिए तो सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा ना कितना अपन ने मेटल यूज़ किया है। उसकी डेंसिटी अपने को दे रखी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मतलब सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो हमें डायमीटर दे रखा है एक्सटर्नल, मतलब दिस वन, और इंटरनल हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। तो देखना जो ये सामने से मैं दिखा रहा हूँ आपको एक पाइप,
तो पाइप यहीं पे तो भरा हुआ होगा और अंदर से उसने बोल रखा है हॉलो है, मतलब पानी या फिर जो भी गैस वैस हम इससे पास कर रहे हैं वो चीज़ है। तो ये जो थिकनेस है इसी के अंदर तो मेटल आने वाला है जिसका वेट होगा, जिसकी वजह से वेट होने वाला है। तो बेसिकली हमें इस रिंग का, इस इनर पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करूं मैं, इस बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, इस बीच वाले पार्ट का वॉल्यूम, फिर उससे हम वेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास R1, लेट से इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। तो R1 कितना होना चाहिए, डायमीटर अगर 8 है तो आउटर रेडियस कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। फिर उसने थिकनेस मतलब ये चीज़ दे रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक, और पाइप कितना लंबा है, मतलब ये H। अगर इसको खड़ा कर दूं सिलेंडर को तो ऐसे ही कुछ आएगा ना। इसको मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा परफेक्ट शेप में बना पाऊँ। कुछ ऐसी ही शेप आनी चाहिए सिलेंडर की। ठीक, यही चीज़ है। तो लॉन्ग मतलब इसकी हाइट ही है बेसिकली। तो H कितना दे रखा अपने को, 21 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। चीज समझ में आई, वॉल्यूम ऑफ आउटर, ये आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। और सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाए R1 स्क्वायर, सॉरी R2 स्क्वायर, बाहर वाले को R2 माना है, माइनस पाए R1 स्क्वायर H। अब देखो दोनों की हाइट तो सेम ही है ना, पाइप तो उतना ही लंबा है, सिर्फ थिकनेस से ही डिफरेंस आ रहा है रेडियस में, बाकी हाइट तो दोनों की सेम है, इसलिए मैंने दोनों में H लिखा है। सो पाए, अब यहाँ पे हमें पाए कुछ भी नहीं बोला है तो हम देखो इसको यूज़ करेंगे। हाइट के देखिए 21, तो ये 7 से डिविजिबल है, तो मतलब 22/7 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो पहले पाई कॉमन ले लेता हूँ, पाई और H कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7, H की वैल्यू 21, R2 स्क्वायर कितना है 4, तो 16 माइनस 3 स्क्वायर 9, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से ये 3 टाइम्स कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 66 इंटू 7 विच इज़ इक्वल्स टू 462, और ये आ जाएगा हमने किस में निकाला, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, अब उसने क्या बोला है, वेट, डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, यही तो चीज़ है, मास पर वॉल्यूम। चलो मास की जगह इसको वेट बोल देता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं करते अभी। ठीक है, तो डेंसिटी अपने पास है 8, वेट हमें निकालना है और वॉल्यूम हमारे पास आ गया, टोटल कितना है 462। तो यहाँ से वेट कितना आ जाएगा 462 इंटू 8, तो ये करीबन करीबन कितना आ जाएगा 3696, ये ग्राम्स, ये होगा ग्राम्स। तो अगर इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना तो क्या आ जाएगा 3.696 kg, इतना इसका वेट होगा। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन में था क्या, कि हमें एक सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा था जिसमें आउटर रेडियस अलग थी, इनर रेडियस अलग थी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस थी। तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना था सबसे पहले, क्योंकि हमें बताना उसका वेट। वेट मतलब उसमें मेटल कितना यूज़ किया, जितना मेटल यूज़ किया उसकी डेंसिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर वेट में आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन के अंदर रखा है, 2 राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम कर्व्ड सरफेस एरिया हैज रेशियो ऑफ स्लांट हाइट्स इन 3:5। तो लेट्स से पाई R1 L1 ये पहले वाले कोन का है और पाई R2 L2 ये दूसरे वाले कोन का है। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है पाई RL। अब उसमें स्लांट हाइट का रेशियो मतलब L1 रेशियो L2, ये हमें दे रखा है 3:5। तो यहाँ से L1/L2 क्या लिख सकता हूँ 3/5। ठीक, और मुझे क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। तो देखना ये दोनों को इक्वल दे रखा है, तो पाई से पाई कैंसिल कर दिया मैंने, R1/R2 क्या आ गया L2/L1। हमें पता है L1/L2 कितना होता है 5/3, तो L2/L1 कितना हो जाएगा 3/5 दे रखा है,
L2 L1 अपन L2, तो L2 अपन L1 कितना जाएगा 5/3. सो दैट्स द रेशियो ऑफ देयर रेडाई. अब करस्पॉन्डिंग देखना, क्योंकि उसने बोला है 3:5, तो L1 अपन L2, तो यहाँ भी अपन R1 अपन R2 निकालेंगे. इसको रिवर्स मत कर देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 5:3 भी गिवन होगा और 3:5 भी गिवन होगा. तो अगर आपने 3:5 कर दिया ना तो आंसर गलत हो जाएगा. तो यहाँ से R1:R2 कितना आ जाएगा 3:5. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. अब देखो मैं क्वेश्चन क्या दे रखा है. अ लार्ज क्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेल्टिंग मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग 3 स्मॉलर क्यूब्स. मतलब 3 स्मॉल क्यूब्स को हमने मेल्ट किया और एक बड़ा क्यूब बना दिया, और 3 स्मॉल क्यूब्स की साइड की लेंथ क्या दे रखी 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली. फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब्स टू लार्जर क्यूब. ये चीज़ समझ में. तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि लार्जर क्यूब का ईच साइड का लेंथ आएगा कितना. सबसे पहले तो हमें वही चाहिए. तो ये देखते हैं. स्मॉलर क्यूब, लेट्स से S1 is 3 centimeters, S2 is 4 centimeters, S3 is 5 centimeters एंड कैपिटल S बोल देते हैं बड़े वाले की, तो वो हमें X मान लेते हैं, X सेंटीमीटर्स. वो हमें अभी नहीं पता है. तो अगर लेट्स से मैंने इसको S1 वाला क्यूब जो है उसको मैंने मेल्ट किया, S2 वाला जो क्यूब है उसको मेल्ट किया, S3 वाला जो क्यूब है उसको मेल्ट किया, तो तीनों को मेल्ट करने से टोटल कुछ मटेरियल आया होगा. तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मेल्ट क्या होगा, पूरा वॉल्यूम जो पूरा लेट्स से वो एक सॉलिड है, तो वो क्यूब जब मेल्ट हो जाएगा तो पूरा जो सॉलिड है वो नीचे आ गया, वो मेल्ट हो गया, वो लिक्विड बन गया. अब वो मेल्ट क्या चीज़ हुई है, वो पूरा वॉल्यूम, वो पूरा सॉलिड मेल्ट हो गया, मतलब वॉल्यूम मेल्ट हुआ है. तो S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब प्लस S3 क्यूब इज इक्वल्स टू S क्यूब. वॉल्यूम तो यही होगा. सो इन तीनों के क्यूब्स का सम विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब. तो अभी निकाल लेते हैं. S कितना है 3, सो 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू S क्यूब. 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64 एंड 5 क्यूब इज 125. तो इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 216 विच इज S क्यूब. तो यहाँ से S कितना आ गया 6 सेंटीमीटर्स. तो हमें तो S मिल गया. अब निकालना क्या है, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब्स. मतलब इन तीनों क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया निकालो, उसको सम करो एंड लार्जर क्यूब का निकालो. तो उन दोनों का रेशियो देखना है. ठीक, तो हम ये जानते हैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 साइड स्क्वायर. तो हमें क्या निकालना है बेसिकली 6 साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर प्लस साइड 3 स्क्वायर होल अपॉन 6 S स्क्वायर. ये तो चीज़ निकालनी है अपने को बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, S1 स्क्वायर मतलब 9, S2 स्क्वायर मतलब 16, S3 स्क्वायर मतलब 25 होल अपॉन S स्क्वायर मतलब 36. तो अगर इसको फर्दर देखें ये कितना हो जाता है 50 और ये कितना आ जाता है 36. तो फाइनली कितना आ जाएगा 25:18. सो दैट्स द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब्स एंड लार्जर क्यूब 25:18. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इसमें हमने किया क्या है. सबसे पहले तो साइड की लेंथ निकाली, जो बड़ा क्यूब बना है उसकी साइड की लेंथ निकाली. वो कैसे निकाली कि जो टोटल वॉल्यूम हमें ऑब्टेन हुआ है उसी से हमने क्यूब बनाया, तो उस टोटल वॉल्यूम का सम करके हमने क्यूब रूट ले लिया, तो वहाँ से हमें साइड लेंथ मिल गई बड़े वाले की. फिर हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, जो हम जानते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है. बस उस फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, आगे चलते हैं. अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है. रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डायमेंशन 4 मीटर क्रॉस 2 मीटर क्रॉस 10 मीटर टू बी डग्ड अंडरग्राउंड. मतलब लेट्स से ये आपका ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से ये नीचे टैंक बनेगा, ये टैंक नीचे की तरफ बनेगा, ऐसे मान लीजिए कुछ इस तरह से, और ये अंडरग्राउंड है. ये आपका सरफेस एरिया हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया आपका पूरा, या फिर फार्म एरिया मान लेते हैं. ऑन इन अ फार्म लैंड द सॉइल रिमूव्ड फ्रॉम द पिट. मतलब यहाँ पे अपन जब खुदाई करेंगे तो मिट्टी तो बाहर आएगी. उस सॉइल का हम क्या यूज़ कर रहे हैं, विल बी यूज टू मेक अ प्लेटफॉर्म. मतलब हमने क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म. तो लेट्स से ये प्लेटफॉर्म बना लिया हमने कोई ऑफ बेस डायमेंशन 50 क्रॉस 20.
तो लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा फ्लैट बनाता हूँ ताकि थोड़ा देखने में आसानी रहे। ये लेट्स से 50 सेंटीमीटर है और ये 2 मीटर है, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो कुछ हाइट भी रहेगी, ये तो अपने को श्योर है कि कुछ हाइट तो आने वाली है इसमें, ठीक। तो ये वो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया जिसकी कुछ हाइट भी होने वाली है, जिसका बेस डायमेंशन कितना है 50x2, और यहाँ पे जो अपन ने वेल्ड किया है इसकी डायमेंशन देख लेते हैं कितना है 4 मीटर क्रॉस 2 मीटर क्रॉस 10 मीटर। हमेशा ऐसे लेके चलना, LBH लेंथ ब्रेथ हाइट, यही ऑर्डर होता है हमेशा डायमेंशन में, ठीक है। तो यहाँ पे LB दे रखा है, LB इस तरह से, ठीक। तो ये क्या पूछ रहा है हाइट। अब ये चीज़ बताना कि जितनी सॉइल मैंने यहाँ से निकाली है उतनी तो यहाँ डाली है, राइट। मतलब ये क्या है, पूरा रीजन कंटेन्ड इन दिस रेक्टेंगुलर टैंक, ये कह सकते हैं, या फिर ये क्या बेसिकली अपना क्यूबॉइड ही तो है, उसको रेक्टेंगुलर टैंक ही बोलेंगे, ठीक। तो ये क्यूबॉइडल जो अपना आया है टैंक, इसमें जितनी मिट्टी हमने निकाली उतनी ही मिट्टी यहाँ डाली, तो मतलब इसमें मिट्टी कितनी आएगी जितना इसका वॉल्यूम है, और उतनी ही मिट्टी यहाँ डाली होगी जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम आना चाहिए, राइट। तो ये कर देते हैं। सो L1 B1 H1 इक्वल्स टू L2 B2 H2, यही तो वॉल्यूम होता है। हमें LBH सारे पता है, रख देते हैं, हमें निकालना क्या है H2, ठीक। तो L1 कितना है 4 मीटर्स, B1 कितना है 2 मीटर्स, H1 कितना है 10 मीटर्स। यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिट में गड़बड़ मत कर देना गलती से, ठीक है। यहाँ पे देखना 50 सेंटीमीटर से ये लेंथ, तो 50 सेंटी मतलब बाई 100। फिर B2 वो कितना दे रखा है 2 और H2, ठीक। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें 5 × 2 100 कैंसिल आउट हो गया, तो H2 कितना आ गया 4 × 2 8, 8 × 10 80 मीटर्स। तो ये जो अपना प्लेटफॉर्म बना ना, ये 80 मीटर हाइट का बनेगा, बहुत बड़ा, ठीक है। अपन तो इसमें बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। हमने क्या किया, एक टैंक डग किया, उसमें से मिट्टी निकाली, उससे एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो उस प्लेटफॉर्म की हमसे हाइट पूछी गई थी। चलो अब आगे चलते हैं।